राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। 12 सदस्यीय किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संसद भवन में गांधी के कार्यालय पहुंचा। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के जाम खंभालिया कस्बे में एक जर्जर 3 मंजिला इमारत ढहने से एक बुजुर्ग महिला और उसकी 2 पोतियों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक जवान की मौत हो गई है। भारतीय सेना के अनुसार रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मारा गया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया, क्योंकि इसमें राज्य की विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग को नजरअंदाज किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ आज संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मराठा आरक्षण को लेकर 20 जुलाई से अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जारंगी पाटिल ने अपना अनशन स्थगित करने का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार को 13 अगस्त तक का समय दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर मोर्चे पर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में हुई जनहानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया। इसे पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण के भारत को विकसित करने का माध्यम बताया। केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। डीडीए ने बुधवार को मायापुरी चौक के निकट होटल जागीर पैलेस के पीछे कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के सामने मानसरोवर गार्डन में वर्षों से अतिक्रमित एवं 4 मंजिल बनी कमर्शियल भवनों पर कार्रवाई करते हुए जमीनों-दोज कर दिया। डीडीए अधिकारी ने नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम एवं डीआईडी न्यूज को बताया कि इस भूमि पर वर्षों से जबरन कब्जा करके बैठे लोगों के पास जो जमीन के कागजात हैं, वह बसई के खेसरा की है, जबकि यह भूखंड नारायणा खेसरा की है। डीडीए अधिकारी ने क्या कहा मीडिया से, आप खुद सुने। ये लैंड डीडीए की है जो 2000 स्क्वायर मीटर एरिया है। ये टोटल 1200 स्क्वायर मीटर तो पहले डिमोलिशिंग हो चुका और 800 स्क्वायर मीटर है जो अब डिमोलिशिंग हो रही है। ये रेड बिल्डिंग है, C7 है, एक C8 है, दोनों डिमोलिशिंग होगी। ये जो लैंड इंक्रोचमेंट पे अभी डीडीए कार्रवाई कर रहा है, ये कब से क्या कहते हैं, कब से इसमें इंक्रोचमेंट थी? और सर इसमें इंक्रोचमेंट बहुत दिन पहले से बनी हुई, इनका अवैध कब्जा कर रखा है। इसमें कोर्ट में केस चल रहा था। इसमें अभी हमने वो कोर्ट में केस वेकेट करवाया है इनका 2019 में। उसके बाद प्रोसेस चल रही थी, हमने कमीशन से सजा अप्रूवल लेके फिर ये प्रोग्राम करवाया है। तो ये बंदे बताते हैं, बोलते हैं कि ये बसई दारापुर का खसरा है, इसलिए हमारे हिसाब से नारायणा का है। इन फ्रॉड पेपर बना रखे हैं, वो बसई दारापुर उसके नाम से बना रखे हैं। सर कितना लैंड का कब्जा होगा यहाँ पे और कितना? हमने पहले जून में समथिंग 2000 के पहले छुटवाया था, जो पास के प्लॉट है ये वाले, और ये 800 गज का आज हम छुटाने आए हैं। इसमें 3 बड़ी बिल्डिंग है, तो इसमें एक डेमोलेशन कर चुके हैं और अभी 2 डेमोलेशन और होंगे। भी बड़ी ब्रिक है जो दिखाई दे रही है, यहाँ तक हमारा है 800। जी सर। सर और आगे क्या कहते हैं, दिल्ली में और भी ऐसे इंक्रोचमेंट हैं उस पर? नहीं, हम वो इंक्रोचमेंट है, मैं उसको वेरीफाई करवाए लैंड को। बहुत से इंक्रोचमेंट होंगे, लेकिन हम जैसे वेरीफाई करवाते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि डीडीएल लैंड है तो इसमें अनऑथराइज इंक्रोचमेंट हुआ है, तो उसके लिए फाइल चला के अप्रूवल लेके हम उसको उठा रहे हैं। मैंने अभी तो बहुत से इंक्रोचमेंट करवाए हैं, लेकिन एक बार वेरीफाई करवाया। अभी एक सप्ताह पूर्व वीरवार को सरस्वती गार्डन स्थित डीडीए के प्लॉट पर खुद को दिल्ली के नथु स्वीट्स का व्यक्ति बताने वाले व्यक्ति द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया था। डीडीए ने इस संदर्भ में कीर्तिनगर थाना में लिखित शिकायत दी। वन विभाग ने भी नोटिस देकर 30 जुलाई को डीडीए को
उपस्थित रहने को अपने कार्यालय में बुलाया है। डीडीए सूत्रों के अनुसार वन विभाग को नोटिस डीडीए के पदाधिकारी के पद से देनी चाहिए, नाम से नहीं, क्योंकि किसी भी मामले को पद देखता है, व्यक्ति नहीं। और देखें कितनी बड़ी कार्रवाई डीडीए ने आज कीर्तिनगर थाना पुलिस एसएचओ के सहयोग से की है। नेट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नेट 2024 की परीक्षा में हिस्सा लिया था। ये परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर हुई थी और कहा कि खुद सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दी थी। वहीं नेट विवाद पर सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि अब दोबारा परीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कारण बहुत समस्या उत्पन्न होगी, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा और जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला नीट की परीक्षा के बारे में हुआ है, जिसको लेकर के विपक्षी लोगों ने देश में हंगामा मचा रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, मैं पढ़ रहा हूं, एट द प्रेजेंट स्टेज देयर इज एब्सेंस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड sufficient to lead to the conclusion that results of the examination stands vitiated or there was a systematic breach in the sanctity of the examination. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था और एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की ईमानदारी, एग्जामिनेशन का जो पूरी पवित्रता होती है वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के 4 दिन तक सुनवाई के बाद कहा। देश के सामने कुछ तथ्यों को रखना जरूरी है। लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे। ये एग्जामिनेशन 571 सिटीज में 4,750 सेंटर्स पे हुआ था। खुद सरकार की ओर से सीबीआई इंक्वायरी दे दी गई थी। सीबीआई की ओर से आरंभिक अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि हजारीबाग और पटना और एक आध जगह और मिलाकर करके 155 कैंडिडेट के बारे में शिकायत आई है और 155 उम्मीदवारों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। और जो इन सभी 155 कैंडिडेट्स के मार्क्स की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 मार्क्स आया था, जो रिस्पेक्टेबल मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनोमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पाई गई। जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा, जो SC, ST, OBC के रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं करेंगे और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप काउंसलिंग करिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। अब हम कुछ बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ? कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी
संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था। अब तो यूपी में गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की, और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की, कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया। वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें, और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवि खराब की, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनाने का काम किया, जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत इनकी भर्त्सना करता हूं, और ये बहुत संतोष की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और काउंसलिंग शुरू होगी और बच्चों का भविष्य ठीक हो गया। 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है। वहीं बजट पेश होने के बाद से ही इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है।
कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को यह बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में 3 करोड़ नए स्वरूप में घर बनाने का निर्णय भी वो स्वागत योग्य है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। उन गरीब लोगों को इस बजट के माध्यम से वो मकान बना करके देने का कार्य भी पूर्ण होगा। मैं इसके लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बजट इस देश के विकास में और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है, व्यापारी है, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देहरादून में SCERT के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण एवं प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में CSR के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि इस पुरस्कार से आप सभी में नई ऊर्जा का संचार होगा और आगामी वर्षों में जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे उस क्षेत्र में उत्कृष्टता से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी होता है। इसी कड़ी में आज SCERT के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया है। आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे ऐसे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे शिक्षा विभाग के सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकगण, सभी विद्यालय, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज ये भवन का यहाँ पर लोकार्पण भी हुआ है, इसका उद्घाटन भी हुआ है, ये प्रारंभ हुआ है। और अच्छी बात यह है कि हम लोग जो बार बार कहते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिसका हम लोग शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। यानी कि जो योजना शुरू होती है वो योजना पूरी होती है। और इस अवसर पर हम इतने शानदार आज इस सभागार में बैठे हैं। अभी मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अब अनेक कार्यक्रम इसमें संचालित होते हैं, तमाम प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं, राज्य भर के अनेक जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का संचालन इस सभागार में होता है। यहाँ आप सब आज पधारे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और जिनको आज पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन
उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी। आज हमारे शिक्षकगणों को हमारे CSR से अपना योगदान देने वाले और विद्यालयों में जो शिक्षा के माध्यम से हमारे नौनिहालों के भविष्य का निर्माण करते हैं, उन सभी को एक साथ आज मैं कहूँ कि एक समूह को जो शिक्षा को बढ़ाने में काम कर रहा है, उस समूह को मैंने, शिक्षा मंत्री जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने आज ये सौभाग्य आप सब ने हम लोगों को दिया, तो हम सब लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और आप सबको इस अवसर पर हम बधाई देते हैं, क्योंकि जहां आज एक और उत्कृष्ट शैक्षिक परिणाम लाने वाले विद्यालय, विद्यार्थी, प्रधानाचार्यगण पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले SCERT उत्तराखंड के नवनिर्माण भवन के साथ ही 442 जो स्मार्ट क्लास है उसका भी शुभारंभ किया जा रहा है। और ये जो आज सम्मान है, सच में वास्तव में आप लोगों को सम्मानित करके ऐसा लग रहा है कि आपको सम्मानित कम कर रहे हैं और हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और आप सभी ने अपनी मेहनत से, लगन से, समर्पण के दम पर ये उत्कृष्ट परिणाम और पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पुरस्कार इस बात का भी प्रमाण है कि आपकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है जो आपने कठिनता से किया है। मैं आशा करता हूं कि इस पुरस्कार से आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आगामी वर्षों में जो परीक्षा देने वाले हमारे बच्चे हैं वो उनको और लगन से और अच्छा परिणाम, यानी कि जिस कक्षा में आपका अच्छा परिणाम आया है, आगे आने वाले वर्षों में आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में और उत्कृष्टता से काम करेंगे। ये आपको प्रेरित करेगा और मैं मानता हूँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी बहुत जरूरत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए SCERT उत्तराखंड के नए भवन का भी निर्माण हो गया है, जिससे आप कई सारे काम यहाँ से होंगे, क्योंकि भवन अच्छा होना, कार्यालय अच्छा होना, अच्छा हॉल होना ये बहुत आवश्यक है। और इस हिसाब में मैं शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत सरकार से अनेक प्रयासों से यहाँ पर जो है जो धनराशि है वो धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत करवा के लाए हैं। और यह भवन हमारी प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और प्रशिक्षण में भी अनेक नए मानदंडों को स्थापित करेगा। भारत सरकार की जो समग्र शिक्षा योजना है उसके तहत 29 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से तैयार हुआ यह भवन छात्रावास हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी एक नींव यहाँ से तैयार होगी। मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में और हम तेजी से तरक्की करेंगे। जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किया है उनके लिए चुनौती है कि वो अपनी इस जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है उस स्थान को फिर से मेंटेन करें और अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर प्रेरित करेंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आम बजट 2024-25 पर आप सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने सभी महत्वपूर्ण विभागों में बजट कम किया है। सरकार के इस बजट से हर वर्ग निराश हुआ है। यह बेहद निराशाजनक बजट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अग्निवीर योजना बंद होने, किसानों की MSP के दुगना होने, व्यापारियों को राहत और महंगाई कम होने की उम्मीद थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी की सरकार बना दी, लेकिन उनके हिस्से में क्या आया? ये बजट अगर आप देखेंगे तो देश के करोड़ों लोगों को निराश करने वाला बजट है। उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना बंद होगी, सेना की पुरानी भर्ती बहाल होगी। उम्मीद थी कि किसानों के MSP दोगुना होगी। उम्मीद थी कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, माताओं बहनों को, देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। हर वर्ग निराश हुआ है। और इतना ही नहीं, जो बजट का हिस्सा था वो हर महत्वपूर्ण विभागों में कम किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेना की। भारत की सेना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है।
पिछले साल कुल बजट का 9.6% सेना का बजट निर्धारित हुआ था। इस बार कुल बजट का 9.4% सेना का बजट निर्धारित हुआ है। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि क्षेत्र की। कुल बजट का 3.20% बजट कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित हुआ था। पिछले साल इस साल वो घटकर 3.15% निर्धारित हुआ है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। पिछले साल स्वास्थ्य का बजट था पूरे देश के कुल बजट का मात्र 1.97%, यानी 2% से भी कम हिंदुस्तान का स्वास्थ्य बजट था। लेकिन अफसोस है कि इस साल उस स्वास्थ्य के बजट में भी कटौती की गई है और अब स्वास्थ्य का बजट घटकर हो गया है 1.85%। पिछले साल ट्रांसपोर्ट में जो बजट का हिस्सा था वो था 11.48%, वो भी घटाकर इस बार 11.28% कर दिया गया है। खाद की सब्सिडी, बड़ी चर्चा होती है इसकी कि किसानों के लिए मिलने वाली खाद पर छूट दी जाए, बार बार ये मांग करते हैं हम लोग। वो खाद की सब्सिडी भी घटा दी गई। पिछले साल वो बजट का 3.89% था, इस बार घटाकर 3.4% कर दिया गया। पेंशन, एक तरफ देश के करोड़ों कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल पेंशन का बजट था 5.2%, उसको घटाकर इस बार कर दिया गया 5.05%। तो हर उस क्षेत्र में जिससे लोगों को राहत मिल सकती है उसमें बजट में कटौती की गई है। आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म इनकम गेन और लॉन्ग टर्म इनकम गेन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। शेयर बाजार में 10 करोड़ निवेशक, लगभग 30 करोड़ परिवार अगर संख्या उनकी मिला ली जाए तो होते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म इनकम गेन पर 15% से टैक्स बढ़ाकर 20% कर दिया गया और लॉन्ग टर्म इनकम गेन पर 10% से बढ़ाकर 12.5% टैक्स कर दिया गया। और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी है 17,380 रुपए, और जो ये इंटर्नशिप स्कीम लागू हुई है वो इंटर्नशिप स्कीम में 5,000 रुपए एक नौजवान को इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। और इसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। जिन कंपनियों में वो इंटर्नशिप करेंगे वो अपने CSR फंड का हिस्सा निकाल कर युवाओं को 5,000 रुपए देंगे। तो ये इस देश के नौजवानों के साथ भद्दा मजाक है, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने के लिए, वो भी 1 साल के लिए, जिसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं, जिसमें कोई सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाएगी इस बात की गारंटी नहीं। तो ये इंटर्नशिप क्या है? इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये बजट इस देश के करोड़ों लोगों को निराश करने वाला बजट है, जिसमें किसान भी शामिल हैं, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं, जिसमें माताएं बहनें भी शामिल हैं, जिसमें देश का व्यापारी भी शामिल है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम